everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we are going to start a new chapter, that is the reproduction in organism. This is the first chapter of your class 12th biology. It is very simple chapter, but in this a lot of terms are there which are very important for the examination point, right? So in this chapter we will talk about first we will talk about the lifespan. First, we will talk about the lifespan. Then we will see the reproduction. Okay, and we know there are two types of reproduction: asexual and sexual. So both we will see in this case. Then in sexual reproduction, we will see the pre-fertilization events. Pre-fertilization. Then during fertilization, what happens, that we will see. And then we will see the post fertilization events, right? So this is very small chapter. I'm going to cover this chapter in minimum 2 videos. Okay, so let's start, and first we will see about the lifespan. Lifespan का क्या मतलब होता है? लाइफ स्पेन क्या है? इट इज एक पीरियड है बर्थ से लेके, जब किसी का जन्म हुआ है, बर्थ हुई है, से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का। ओके, मैंने क्या कहा कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो उसका टाइम पीरियड है, दैट इज व्हाट वी कॉल द लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जब उसकी बर्थ हुई है और तब से लेके कहाँ तक, नेचुरल डेथ तक का। ओके, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल। हम नेचुरली हमारी डेथ कब होती है? सो वी विल टेक हियर द average of we will consider the population over here, and then we will see that average lifespan एक इंडिविजुअल का कितना है। ओके, कितना वो जीता है, that is the lifespan. So lifespan of certain organisms are given in this picture. You can see that elephant lifespan is 65 years. Rose plant is having 5 to 7 years. Dog का लाइफ स्पेन 10 to 13 ईयर तक होता है। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक तक ही होता है लाइफ स्पेन। क्रो का यहाँ पे आप देख सकते हो 15 ईयर है, और आप देख सकते हैं पैरट का क्या है, 140 ईयर्स। तो यहाँ पे आप क्या चीज देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। ओके, इनका सिमिलर सा साइज है, लेकिन आप देख सकते हैं देयर इज अ वेरिएशन इन द लाइफ स्पेन। क्रो का केवल 15 साल है, और पैरट कहाँ देख सकते हैं आप 140 साल तक जीता है। तो जो बॉडी का जो साइज है, स्ट्रक्चर है, वो मैटर नहीं करता लाइफ स्पेन में। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा एनिमल है या बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा। ओके, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। काउ का लाइफ स्पेन 20 to 25 ईयर्स, बनाना ट्री का है 25 ईयर्स, और यहाँ बैनियन ट्री, बनाना और बैनियन में कंफ्यूज मत होना। बनाना ट्री का है 25, तो बैनियन का है 200 to 250 ईयर्स। ओके, बैनियन ट्री आपने देखा होगा, बरगद का पेड़, इस तरीके से उसमें रूट्स देखी होंगी अपने, हैंगिंग एरियल रूट्स आर देयर। टॉर्टोइज का लाइफ स्पेन है 100 to 150 ईयर्स। ओके, टॉर्टोइज का लाइफ स्पेन काफी है। हॉर्स का है केवल 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, एंड योर राइस प्लांट 3 to 4 मंथ होता है ना, राइस हुआ, व्हीट हुआ। ऑलराइट, सो दिस वी हैव सीन। ठीक है, now isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? तो क्या कह रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि कुछ तो एनिमल्स हैं जो कुछ ही वीक तक जिंदा रहते हैं। ओके, कुछ ही दिन तक जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका जो लाइफ स्पेन है वो 1000 ईयर्स तक होता है, राइट? दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अस। Now, between these two extremities are the lifespan of most other living organisms. You may note that the lifespan of an organism are not necessarily correlated with their sizes. This I already talked of कि भाई
जो लाइफ स्पेन है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज। नाउ अब आप देख सकते हो कि हमने पैरट और हमने क्रो का देखा। सिमिलरली आप मैंगो ट्री को देखोगे, और मैंगो ट्री का हैज अ वेरी मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। पीपल ट्री का काफी लंबा लाइफ स्पेन होता है और मैंगो का उसके कंपैरिजन में काफी कम है। ओके, तो ये तो हो गया लाइफ स्पेन की बात। भाई सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी जरूरी है, भाई जो आया है जीवन में उसको मरना जरूरी है, लेकिन क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है? क्या वो कभी नहीं मरेगा? यस, we will talk about single celled organisms. So if we talk about single celled organisms, say for example your bacteria, your amoeba. In bacteria or amoeba you will see that they are immortal. They are immortal. अब आप इनको immortal कैसे कह सकते हो? क्या ये जिंदा रहते हैं? देखिए कैसे कह सकते हैं। सपोज ये एक अमीबा है, ये अमीबा ग्रो हो गया है, मेच्योर हो गया है। अब इस अमीबा क्या करेगा? ये डिवाइड होगा, इसका सेल जो है डिवाइड होगा। भाई एक ही सेल का बना हुआ है तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है इनके केस में। सेल डिवाइड किया तो दो अमीबे बन गए, तो वो इसका सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गया इसका, है ना? इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और दो डॉटर अमीबे बन जाएंगे। ये देखिए आप, दो डॉटर अमीबे बन गए हैं। तो जो पेरेंट बॉडी का जो मटेरियल था वो इन दो बॉडी में डिवाइड हो गया, एक ये बॉडी, जिनको हमने डॉटर अमीबे बोल दिया। तो भाई जब ये बॉडी मरी ही नहीं है, इसका सारा कंटेंट इन दो बॉडी में आ गया, तो हम इनको क्या कहेंगे? वी विल कॉल देम इमॉर्टल। ओके, तो वी कैन से दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं होती है। इज दैट क्लियर? अब हमें ये पता है कि भाई हमारे पास वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है। ओके, यहाँ पे अर्थ पे काफी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये हमें कंटिन्यूसली मिलते आ रहे हैं? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द reproduction. So reproduction is the process in the living organism that ensure this continuity. Okay, ये जो कंटिन्यूस आप वेरियस टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म देखते हैं, ये किसकी वजह से होती है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, कोई केमिकल प्रोसेस तो है नहीं, तो वी विल से दैट इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस को जन्म देता है, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, तो भाई एक ह्यूमन है, ह्यूमन का जो बेबी होगा वो भी ह्यूमन ही तो होगा। ओके, वी कैन नॉट गिव राइज टू दिस कैट और डॉग, या ओके। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसे हम ऑफ स्प्रिंग्स भी बोलते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके जैसा ही, या ओके। तो ये रिप्रोडक्शन ही एक चीज है जो जिसकी वजह से कंटिन्यूटी है। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज वेल एज वेरिएशन ऑल्सो। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि वेरिएशन जो आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं, राइट? क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम्स में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यू हर्ड अबाउट रिकॉम्बिनेशन। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर लेते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से थोड़े बहुत वेरिएशंस नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें आते हैं। इज दैट क्लियर? So there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे लार्ज डाइवर्सिटी है और सबका खुद का एक मैकेनिज्म है टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस यंग वंस, इजंट इट? ठीक है, तो
भाई ये किस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, सेक्सुअली करेगा, वेजिटेटिवली करेगा, एसेक्सुअली करेगा। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स which are mentioned over here, and basically 2 are mentioned, बाकी जो है several other factors लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। कुछ तो आप देख सकते हैं आप कि ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट डिस्क्राइब करेगी, कहाँ वो रहता है, फिर उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी डिस्क्राइब करेगी, उसकी फिजियोलॉजी इंटरनल कैसी है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। ओके, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट पे, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे, एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच डिस्क्राइब और व्हिच कैन वी कैन से व्हिच डिफाइन दैट हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, इजंट इट? नाउ अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है उस प्रोसेस में, या भाई 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम उस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल। ओके, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ओनली, एक ही ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, और यहाँ पे जरूरत होगी 2 ऑर्गेनिज्म की, सेक्सुअल में 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए, राइट? तो अब हम बात करें एसेक्सुअल की डेफिनेशन की, तो वो क्या है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट है, से वन ऑर्गेनिज्म या वन पेरेंट, with or without, listen here, with or without the involvement of gamete formation। तो भाई यहाँ पे वैसे तो देखो एक ही ऑर्गेनिज्म में तो गैमेट तो नहीं बन रहे हैं, पर यहाँ पे कह रहा है विद और विदाउट, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक केस बताती हूँ जहाँ पे गैमेट बनते हैं लेकिन एक ही पेरेंट से जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेट्स सी, हनी बीज आप जानते हैं, तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ फीमेल और मेल हनी बीज के क्रोमोसोम्स की। फीमेल हनी बी के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल हनी बी के पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिए। ये जो प्रोसेस है अभी आप देखेंगे इसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे? देखिए, ये तो फीमेल थी, इसके पास हर एक सेल में 32 क्या है क्रोमोसोम्स है। तो ये जब अपने एग बनाएगी, जस्ट तो जब फीमेल अपने एग बनाएगी तो वो एग मियोसिस से बनेगी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हमें आधा करना है, 16 करना है। ओके, तो यहाँ पे ये इसके एग्स हैं, ये सब एग्स में 16 क्रोमोसोम्स हैं। अब भाई मेल को बनाने हैं स्पर्म्स, तो मेल में तो ऑलरेडी 16 ही है, उसको आधा तो करना नहीं है भाई, 16 ही चाहिए, तो वो माइटोसिस से बनाएगा। कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम्स का हाफ हो जाते हैं, राइट? तो भाई इसके अब क्या होगा, ये स्पर्म्स अगर इस एग से फ्यूज हो गए तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 16 और 16 कितने हो गए? 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बन जाएगी फीमेल हनी बी। लेकिन अगर एग इसके फर्टिलाइज नहीं हुए तो ये जो एग हैं इनसे बनेगा मेल। तो जो एग फर्टिलाइज हो जाएंगे उनसे बनेगी फीमेल, और जो नहीं होंगे उनसे बन जाएगा मेल। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? ये है पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा गैमीट बने पर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दूसरा पेरेंट तो इन्वॉल्व है नहीं, तो दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जिसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, now when two parents opposite sex, remember, when two parents, one male and other female, participate in the reproductive process
and also involve fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम ह्यूमन के मेल की बात करें और ह्यूमन के फीमेल की बात करें, तो भाई मेल बनाएगा स्पर्म्स, हमारे 23 क्रोमोसोम्स होंगे स्पर्म्स में, हमारे में 46 होते हैं तो स्पर्म्स में 23 होंगे। फीमेल जो बनाएगी ओवा, उसमें भी 23 होंगे। मियोसिस से ये फ्यूज कर जाएंगे, जो नेक्स्ट जाइगोट बन गया, जिसके अंदर होंगे 46 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वी विल सी द वेरियस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल और वी कैन से सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सो सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies. Remember कि भाई यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। एक ही इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बन गया तो उसमें वेरिएशन कहाँ से आएंगे? ओके, तो अमीबा आपने देखा, इसी अमीबा से 2 अमीबे बचे बन गए, बस एक ही अमीबा इन्वॉल्व है, तो भाई वेरिएशन कैसे लाएगा? तो दे आर एग्जैक्ट कॉपीज, और एग्जैक्ट कॉपीज को हम टर्म क्लोन नाम देते हैं। So term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual. बाहर से देखने में भी एक से है और उनका जो जीन्स हम देखेंगे, इनके अंदर जो जीन्स है, डीएनए है, ओके, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, जेनेटिक मेकअप भी इनका सिमिलर है। इनको हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रोसेस दिखाए हुए हैं। बडिंग इन यीस्ट, ये यीस्ट एक फंगस दिखाई हुई है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। ओके, और ये आपको अमीबा दिखाया हुआ है, अमीबा का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, हमने देखा माइटोसिस से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और एक एक न्यूक्लियस डॉटर अमीबे में चले गए। तो पूरा पेरेंट का जो मटेरियल था वो इन डॉटर्स में, डॉटर सेल्स में चला गया। तो दैट्स व्हाई वी कॉल अमीबा इज व्हाट, इमॉर्टल, इजंट इट? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बडिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यीस्ट की पेरेंट सेल थी, इस पेरेंट सेल का ये न्यूक्लियस है, इसमें आप देख रहे हो कि डिवीजन हुआ है, छोटी सी एक बड निकल आई है ऊपर। ओके, तो ये बड आप देख रहे हैं धीरे धीरे बिल्कुल अलग हो जाएगी, या तो ये पेरेंट बॉडी से थोड़े टाइम के लिए जुड़ी रहेगी, फिर थोड़े टाइम बाद ये डिटैच हो जाएगी। इट कैन लिव एज इंडिविजुअल, तो एक ही इंडिविजुअली ये अलग रह सकती है। तो दिस इज द बडिंग इन यीस्ट। और अमीबा में क्या हुआ, ये एक सेल 2 में स्प्लिट हो गई है, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिजन हो रहा है ना, यहाँ पे टूट रहा है ना, बाइनरी मतलब 2 में टूट रहा है, तो बाइनरी फिजन बोलेंगे इसको। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा, और वी कैन से जिनका बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन प्लांट्स और एनिमल्स में होगा जिनका जो है बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप स्पंजेस होते हैं, ओके, स्पंजेस आपने देखे होंगे कि वो बहुत ही सिंपल सेलुलर उनका ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है, ये सेल्स इनके सारे। तो इनमें आप देखेंगे, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो भी होता है जेम्यूल्स की हेल्प से। आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो व्हाट आई एम सेइंग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जो एक तो सिंगल सेल है, एक ही सेल के बने हुए, और उन प्लांट्स और एनिमल्स में होगा जो कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, राइट। तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, विटेकर ने जो दिया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। तो भाई मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आते हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आते हैं, ये डिफरेंस है ना। तो ये है तो यूनिसेलुलर, तो इनमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। और हम फंजाई और प्लांट और एनिमलिया में जिसमें भी आपको दिखेगा कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, जैसे एनिमलिया में आप देखोगे पॉरीफेरस में,
ओके, बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। प्लांटे में आपके एल्गी आ गए, बहुत सारी एल्गी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। फंगस आ गई, ओके, फंगस में भी आप देखोगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हालांकि उसमें सेक्सुअल भी मिलेगा बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, जिनकी बहुत ही सिंपल जो है ऑर्गेनाइजेशन होगी। ओके, सो अब आप क्या देखेंगे कि मोनेरा प्रोटिस्टा में द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। ओके, क्या हो रहा है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रही है माइटोसिस से इनटू टू सेल्स। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल डिवीजन हो रहा है और वही एक मोड है रिप्रोडक्शन का। क्या बात मैंने कहा कि यहाँ पे जो एक अमीबा था, इस अमीबे से दो अमीबे बन गए, डॉटर अमीबे, तो ये हम सेल डिवीजन ही तो बोलेंगे। माइटोसिस हो गई, दो सेल में, दो में डिवाइड हो गया ये, और यही इसका रिप्रोडक्शन भी है, राइट? So cell division is itself the mode of reproduction in eggs and then in protistans and monadans. Is that clear? This is important. Now many single cell organisms reproduce by binary fission. Binary fission हमने देखा है, एक सेल से दो सेल कैसे बन गए, अमीबा में आपने देखा, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into a adult. जहाँ पे एक सेल से दो सेल बन गए और ये सेल फिर क्या है, ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, एडल्ट बन जाएंगे। ओके, तो अमीबा, पैरामीशियम में और यूग्लिना में भी आपको ये देखने को मिलेगा, राइट? पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और यूग्लिना में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है। ओके, और अमीबा में कोई भी प्लेन से हो जाता है, क्योंकि ये इसकी कोई शेप नहीं है, कोई भी प्लेन से, एनी प्लेन से इसका डिवीजन हो जाता है। यीस्ट में हमने बडिंग देख लिया, हाउ बड अराइजेस इन दिस। ओके, यीस्ट में क्या देखा हमने कि यीस्ट की जो सेल है, पेरेंट सेल, उसमें एक छोटी सी ऊपर की तरफ एक नॉच सी निकल आई, जैसे हम बड बोलेंगे। इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है माइटोसिस से, एंड वी विल गेट टू बर्ड्स। ये पेरेंट बड थी, इससे आप देख सकते हो दो बड बन जाएंगी, एंड सिमिलरली a chain of cells are formed, बहुत सारी बर्ड्स बनती जाएंगी, and they can remain attached to the parents and they can detach also, सेपरेट भी हो सकती है जब वो मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू अ yeast, अलग होके मैच्योर हो जाती है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अब अमीबा की बात कर रहे हैं हम कि अमीबा जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, भाई उसको जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो नहीं है, तो ये जो अमीबा है ये अपने, दिस इज व्हाट वी कॉल स्यूडोपोडिया। इज इट क्लियर? ये स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, ऐसे हो गया सर्कुलर से स्फेरिकल से स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ लेयर्स बन जाएंगी, इसे अब हम कहते हैं सिस्ट। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल इंसिस्टेशन। ओके, 3 लेयर आ जाएंगे इसके पास, हार्ड कवरिंग और सिस्ट बोलते हैं अराउंड इटसेल्फ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसिस्टेशन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंसिस्टेशन, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये न्यूक्लियस मल्टीपल फिजन करेगा। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए और इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, और ये इंडिविजुअली आप देख सकते हैं ये क्या बन गए, ये बन गए स्यूडोपोडियो स्पोर्स। दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टीपल फिजन, हो गया बहुत सारा फिजन, है ना। बाइनरी हमने देखा, 2 कॉपी बनी, मल्टीपल बहुत सारी बन गई, और ये जो बने हैं इसके अंदर इनको बोलेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ओके, और ये जो है सिस्ट जो है फूट जाती है, फट जाता है, और ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो है बाहर आ जाते हैं, एंड दे विल फॉर्म व्हाट, दे आर जस्ट अमीबा नाउ। ओके, डॉटर अमीबे है ये, और ये जो है प्रोसेस, दिस इज व्हाट वी कॉल स्पोरुलेशन। स्पोर्स बाहर आ गए ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्पोरुलेशन बोलेंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर्स का बाहर आना। Okay, the cell wall burst and the spores are regulated in the surroundings medium to grow up into many amoebae, and this phenomena is known as sporulation. Is that clear? Under unfavorable condition,
अमीबा क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा। ओके, और चारों तरफ लेयर्स बन जाएंगी, 3 लेयर बनेंगी जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, और सिस्ट के बनने को बोलते हैं इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी इनमें होगा मल्टीपल फिजन, तो ये जो इसका न्यूक्लियस है बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और यू कैन सी स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन जाएंगे बहुत सारे। जब फेवरेबल कंडीशन ये सिस्ट जो है फूट जाएगी और बहुत सारे ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स हैं ये बाहर आ जाएंगे, एंड वी कैन से देयर आर मेनी अमीबे नाउ, इनको अमीबे बोलेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरुलेशन। तो हमने दो मेथड देखे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बर्डिंग देख लिया हमने, वी हैव सीन बाइनरी फिजन। ओके, नाउ दिस इज आल्सो बर्ड। ओके, अब आप ये देख रहे हो हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है, एनिमल है। अब आप देख रहे हैं कि एनिमल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मैंने बोला था ना कि जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है उनमें आपको क्या दिखेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। ओके, अब ये जेम्यूल का दिया हुआ है डायग्राम, ये वाला, ये जेम्यूल है, ये आप देख रहे हैं स्पंज, ये स्पंज है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जेम्यूल की हेल्प से। तो जेम्यूल में ये अंदर जो सेल्स दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट। ये दो लेयर से कवर्ड है, ये एक लेयर ये रही, एक अंदर है ये रही, ठीक है, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं अंदर, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं एंड दे विल फॉर्म कॉलोनीज, ये बाहर आ जाएंगे और ऐसी कॉलोनीज आपको दिख रही है, ये सब कॉलोनीज है बहुत सारी, तो स्पंज बना लेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, राइट। अब भाई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सिमिलर होगा, क्लोन बोल सकते हैं हम इनको, है ना। ये है ज़ूस्पोर्स, ये है कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया। ओके, तो ये जो ब्रांच दिखती है ये स्टेरिगमेटा होती है। वैसे आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जस्ट फॉर योर नॉलेज, स्टेरिगमेटा जो है आप देख सकते हो, ये स्टेरिगमेटा जो है फ्लास्क शेप सा स्ट्रक्चर है, और इसका जो न्यूक्लियस है माइटोटिकली डिवाइड करता है, और ऊपर ऐसी जो है कोनिडिया लाइक स्पोर्स बन जाती है, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इनको एक्सोजीनस स्पोर्स भी बोल सकते हैं। दे आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ूस्पोर्स एंडोजीनसली अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब रिमेंबर दिस, दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हो रहा है, तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स है, ये माइटोसिस से बन रहे हैं। आपको पता है फंगस की जो बॉडी है, फंगस की जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है ना, ऑलरेडी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो भाई उसको स्पोर्स बनाने होंगे तो वो क्या करेगी, माइटोसिस करेगी ना, स्पोर्स बनाएगी तो माइटोसिस ही तो करेगी, म्यूसिस तो ही ना कर सकती है, हैप्लॉइड है ऑलरेडी, आधे हैं, तो आधे का आधा तो उसे करना ही नहीं है ना, माइटोसिस से स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये स्पोर्स जो है एसेक्सुअल स्पोर्स है। आपको पता है बेसिडियोस्पोर्स हुए, एस्कोस्पोर्स हुए, वो स्पोर्स कौन से हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने सेक्सुअल स्पोर्स हैं, राइट। अब यहाँ पे जो ज़ूस्पोर्स है आपको इनमें फ्लैजिला मिलेगा, तो दे कैन मूव, ओके, दे आर मोटाइल, whereas conidiospores are non-motile, नॉन मोटाइल को हम एप्लानोस्पोर्स भी बोलते हैं, जो मोटाइल स्पोर्स नहीं है वो एप्लानोस्पोर्स होते हैं, ओके, राइट। तो these are the spores which you will found in fungus and algae। तो कोनिडियोस्पोर्स आप फंगस में मिलेगा आपको, ये जो फंगस दिखाई है पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम, सॉरी पेनिसिलियम, पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक का नाम है, ओके। तो ये जो स्पोर्स है ज़ूस्पोर्स, दिस यू विल फाउंड इन फंगस आल्सो, दिस यू विल फाउंड इन एल्गी आल्सो, इन योर दिस ग्रीन एल्गी में मिलेंगे आपको, ब्राउन एल्गी में मिलेंगे, रेड एल्गी में नहीं बनते हैं, ओके, रिमेंबर, ठीक है, ग्रीन और ब्लू में आपको ये मिलेंगे देखिए। तो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी की बात करें, सिंपल प्लांट्स है एल्गी और फंगस हुई, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बने हैं वो है मोस्ट कॉमन ज़ूस्पोर्स,
ओके, ज़ूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, जो पेनिसिलियम में आपने देखा, फंगस है। देन बर्ड्स देखिए आपने हाइड्रा में, जेम्यूस देखिए आपने स्पंज में, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11। व्हाट डू यू थिंक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? इज इट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओके, यस और नो? देन व्हाई डू यू से सो, क्यों आप कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप ही है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके? और इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या हम उसको क्लोन नाम दे सकते हैं जो वेजिटेटिवली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म? ठीक है, तो ये सब आंसर आपको मैं दूंगी अभी। तो हम बात कर रहे हैं, व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली। ठीक है, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, स्पष्ट है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, तो कोई भी, जैसे रोज का प्लांट हमने सुना है कि रोज के प्लांट की ब्रांच काट दो, उसे कहीं और सॉइल में आप लगा दो तो नया रोज का प्लांट बन जाता है, लेकिन वहां बड होनी जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा तो नहीं ग्रो हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने जहां से काटा है वहां बड नहीं हो। बड जरूर हेल्प करती है ग्रोथ में, बड होनी जरूरी है। तो हम प्लांट में अगर ये, अब भाई एक ही पेरेंट से दूसरा बन रहा है, तो है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये बिल्कुल क्लोन होंगे एक दूसरे के, होंगे, है ना? क्लोन बोल सकते हैं, वेरी गुड, बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लांट्स में इस प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, और जो स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। तो प्लांट्स की हम बात करें तो आपको प्लांट्स का रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिससे आप नया ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं। तो आई होप आपके क्वेश्चन का, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर मिल गया होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 100% ट्रू है। एंड टर्म नाम हम इसे दे सकते हैं, एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाए हैं। तो आपने पोटैटो देखा है, पोटैटो में आपने देखा है ये आईज है, और आईज से आपने देखा बर्ड निकलती है, और बर्ड से बर्ड ग्रो होती है और नया प्लांट बन जाता है, राइट? तो ये बर्ड, ये जो पोटैटो है इसको हम बोलते हैं ट्यूबर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे ट्यूबर बोलते हैं, जिससे नया प्लांट बन गया, ट्यूबर से बन गया। फिर ये आप देखते हो अदरक, अदरक क्या है? राइजोम है। ये सब मॉडिफाइड स्टेम है, रिमेंबर दिस, ये मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम होती है, हमें, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में सब पढ़ाया हुआ है, जिसमें देखो ये सब जो है ये नोड है, और नोड के बीच का एरिया क्या होता है? ये जो एरिया है ये वाला, ये इंटरनोड है, इसलिए ये स्टेम है। ठीक है, तो यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स भी निकल रही हैं। अब भाई इसको एडवेंटिशियस रूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रेडिकल से नहीं निकल रही है, ये स्टेम से निकल रही है ना? जो रेडिकल से निकल रही है वो हो गई ट्रू रूट। आपको पता है सीड में जो रेडिकल होता है, प्यूम्यूल होता है, ये रेडिकल से बनेगी तो भाई ट्रू रूट है, लेकिन ये तो एडवेंटिशियस रूट है क्योंकि ये किससे निकल रही है? स्टेम से। यहाँ पे आप बर्ड्स देखेंगे, ये बर्ड्स होनी बहुत जरूरी है अगर नया प्लांट बनना है, तो भाई बर्ड जहां भी मिलेगी वहां पे नया प्लांट बन जाएगा, राइट? देन यू विल फाइंड बल्बिल ऑफ एगेव, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये बल्बिल है, ये दिखाई हुई है। इस बल्बिल को आप निकाल के सॉइल में लगा दीजिए, नया प्लांट बन जाएगा। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम प्लांट में इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? देन दिस इज द लीफ कॉल्ड ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में नॉचेस पे आप क्या देखोगे? छोटे छोटे प्लांटलेट्स से दिख रहे हैं ग्रो होते हुए, है ना? अब ये प्लांटलेट्स गिर जाते हैं जमीन पे तो ये नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रही है आपको छोटे छोटे ये बर्ड्स हैं, इनको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, क्यों एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं? क्योंकि ये लीफ से निकल रही हैं
और आपको पता है कि ये जो बर्ड होती है जो एक्सिल पे प्रेजेंट है, इस बर्ड को हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड। ऊपर यहाँ बर्ड जो होती है उसको बोलते हैं एपिकल बर्ड। बट यहाँ पे आप बर्ड देख रहे हो वो लीफ से निकल रही है, किसी और पार्ट से निकल रही है, स्टेम से नहीं निकल रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एडवेंटिशियस बर्ड। ठीक है। देन यू विल सी ऑफसेट ऑफ वाटर यासिटी। ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये सब मॉडिफाइड स्टेम। ये है आपकी रनर जो आप ग्रास में देखेंगे। साइनोडॉन जो ग्रास है आप देखोगे ना, लॉन ग्रास जो होती है उसमें जो है स्टेम क्या होती है, थोड़ी सी आगे ऊपर निकली फिर वो गिर पड़ी। यहाँ पे जो नोड्स होंगे, जहाँ जो नोड्स सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है वहां पे नई रूट निकल आती है और नया प्लांट निकल आता है। ऐसे ही रन करती हुई ऐसा लगता है भाग रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल रन। दिस इज अ स्टोलन। दिस यू विल फाउंड इन जैस्मिन। इसमें आप देख रहे हो ये छोटी छोटी जो स्टेम है, ये स्टेम अगर नीचे गिर गई ऐसे तो इसकी बड इसकी कांटेक्ट में आ गई सॉइल से, तो इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म अ नया न्यू प्लांट, नया प्लांट बन गया यहाँ पे। दिस इज स्टोलन। दिस इज ऑफसेट। ऑफसेट आप देख रहे हो थोड़ी थिक है, वन इंटरनोड लॉन्ग है। ये केवल यहाँ पे एक नोड होगी, एक यहाँ नोड होगी, तो वन इंटरनोड लॉन्ग होती है। दिस यू विल फाउंड इन वाटर यासिन। इसे ईकॉर्निया भी बोलते हैं। ओके, दिस हैज कॉज्ड टेरर इन बंगाल। इसके फूल बहुत सुंदर थे, इसका लीफ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, रोजेट जैसा लगता है, तो इसको लगाया गया बाहर से लाके। बट इसने तो बहुत ही तबाही मचा दी, टेरर हो गया। टेरर मतलब इसने क्या किया, सारी ऑक्सीजन वगैरह जो पानी से ले ली। भाई इतनी जल्दी ग्रो होता है वेजिटेटिवली, ऑक्सीजन निकाल निकाल के ये ग्रो होता रहता है, तो भाई पूरी ऑक्सीजन ले लेता है पानी की। तो सारे जितने भी एनिमल्स हैं आपके एक्वेटिक, उनको बड़ा हार्म पहुंचाता है ये प्लांट, राइट। सो दिस इज ऑफसेट। ओके, एंड दिस इज सकर। शक्कर का एग्जाम्पल है, पीसीबी से आप याद रखेंगे, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना, क्राइजेंथेमम। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि स्टेम जो है अंदर से निकल रही है, यू कांट सी दैट स्टेम। तो ये सक करती हुई सॉइल को बाहर निकल रही है। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये सक करती हुई बाहर निकल रही है। तो मैं आपको ये बनाना में आपको एक ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ। देखो, ये बनाना का राइजोम है जो कि स्टेम। ओके, तो ये क्या है फिर बनाना का? इसको हम स्यूडो स्टेम बोलते हैं। ये स्यूडो मतलब झूठी स्टेम है, तो स्टेम नहीं, झूठी स्टेम है भाई। ये क्या है? लीफ की शीट्स होती है ये। तो आप बनाना में रिमेंबर दिस, जो आप देखते हो उसका तना, दैट इज नॉट स्टेम, दैट इज स्यूडो स्टेम। एक्चुअली दे आर द लीफ शीट्स। इज दैट क्लियर? उसकी तो स्टेम अंदर है, राइजोम बोलते हैं उसको। अब भाई आप देखते हैं राइजोम यहाँ से अंदर से बाहर फिर निकला एक और प्लांट, यहाँ से अंदर से गई फिर निकला एक और प्लांट। तो आपको दिखाई नहीं देगी भाई प्लांट कहाँ से निकल रहा है, सक करता हुआ निकल आया। दिस यू विल सी इन बनाना। ठीक है जी, तो ये स्यूडो स्टेम का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ये देखिए लीफ की शीट्स है ये इस तरीके से। तो ये सब आपने देखा, ये सब मॉडिफाइड स्टेम है एंड दे हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है जी, तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हमारा एक और एसेक्सुअल मेथड रह गया, वो है फ्रेगमेंटेशन। हमने बडिंग देख लिया, हमने फिजन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप देखेंगे एल्गी में, स्पाइरोगैरा में आप देख सकते हो, स्पाइरोगैरा जिसमें आप देखेंगे कि स्पाइरल शेप का जो है उसका क्लोरोप्लास्ट है। ये इसके फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं और नया फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट टूटे हैं वो नया प्लांट, नया एल्गी बना लेंगे, पूरा नया एल्गी। ठीक है, ऐसे हाइड्रा में भी आप फ्रेगमेंटेशन मिलेगा आपको, हाइड्रा में बडिंग भी मिलेगी आपको। देन फ्रेगमेंटेशन आप प्लेनेरिया में भी मिलेगा, प्लेनेरिया जो हमने सुना, प्लेनेरिया। इसकी बॉडी को आप काट दो टुकड़ों में, अगर एक्सीडेंटली कट भी जाती है तो पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन जाता है। अगर ये पार्ट अलग हो गया तो ये ऊपर का पार्ट बना देगा, नीचे का भी बन जाएगा, पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। वाटर याशन की मैंने बात कर ली, इट हैज कॉज्ड टेरर ऑफ बंगाल
and most invasive weeds found growing wherever there is standing water. It releases oxygen from the water, which leads to the death of fishes. ठीक है, तो हमने देखा पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डेलिया आर कल्टिवेटेड. So have you seen a small plant emerging from the buds called eyes of the potato tuber, from the rhizome of banana and from the ginger also? So when you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes. क्या कह रहा है? बस सिंपल सी बात है कि जहां भी आपने नया प्लांट उगते हुए देखा, जैसे आपने ट्यूबर में देखा, यहाँ पे छोटी सी बड़ निकली हुई थी, तभी तो नया प्लांट बना है. सेम इन राइजोम, सेम इन जिंजर, सॉरी जिंजर का वो राइजोम ही है. जिंजर में देखा आपने, हमने बनाना में देखा, तो वहां पे नोड्स प्रेजेंट होनी जरूरी है. वो जो नोड ही है, जब वो नोड कांटेक्ट में आती है सॉइल के, डैम्प सॉइल के, पानी के, तो वो रूट्स बनाती है और नया प्लांट बना देती है. ठीक है, ब्रायोफाइलम में आपने देखा एडवेंटिशियस बर्ड्स थी जहां से, और नॉचेस पे आपने देखा कि एडवेंटिशियस बर्ड्स थी जिससे नया प्लांट बन रहा था, है ना, इन बर्ड से. सो ये जो ब्रायोफाइलम का जो प्लांट है, ये कॉमर्शियल प्रोपगेशन में यूज होता है. तो दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स. इनकी जो एबिलिटी है ना बर्ड से प्लांट बनाने की, ये जो है कमर्शियल प्रोपगेशन पे से ग्रो करते हैं, तो इसको हटा देते हैं इसकी बर्ड्स को. It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization. Asexual reproduction कहाँ देखा है? या तो वो एक सेल का बना हुआ होना चाहिए, या उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जैसे कि हमने एल्गी और फंगस में देखा. ठीक है, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट फॉर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. अब हमने क्या देखा कि जो एल्गी और फंगस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं. जब खराब कंडीशन आने को होती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं. क्यों? व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट रीजन इज दैट कि जाइगोट बनेगा. जाइगोट में कैपेबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशन में. दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं, तो कुछ वेरिएशंस आते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, सर्वाइव करने में मदद करते हैं उनको एडवर्स कंडीशन में. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि सेक्सुअल मेथड भी होता है लेकिन एडवर्स कंडीशन में होता है ज्यादातर. Now, asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो ज्यादातर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, दिस इज क्लियर नाउ. So this is all about for today. In the next video, we will talk about sexual reproduction and as well as the fertilization. So thank you for watching this video. Guys, please check the playlist. I had uploaded many chapters of class 11th and 12th biology. You just go through my playlist, please. And these my videos are quite helpful for NEET aspirants. And after completing all this, I will go through the questions of NEET previous year's papers. Thank you for watching my video.